हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज आपकी क्लास 2 है इंडियन पॉलिटी की। और ये कुछ आपके इंडियन पॉलिटी के 15 लेक्चर्स तो जाएंगे ही जाएंगे। तो घबराइए नहीं। अभी आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम को या कोई भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंडियन जो हमारा जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा खाली उसी का रिस्ट्रिक्टेड डाटा ये। आप चाहें जो मर्ज़ी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दें, एसएससी का एग्ज़ाम दे दें, सब इंस्पेक्टर का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है वहाँ पे सारी जगह यही डाटा चलेगा। मैंने आपको खाली कांस्टेबल में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए, आपने आज का टॉपिक देख लिया हुआ है, थंबनेल में भी आपको पता चल गया होगा। हमारा जो आज का टॉपिक आता है वो आता है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग। एक मिनट, इसको क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग। एक्चुअली क्या था? बैग ऑफ बोरिंग, बोरो का मतलब क्या होता है? बोरो का मतलब होता है उधार लेना, है ना? तो एक्चुअली क्या था, देखो, जब अगर आपको याद होगा, 13 दिसंबर का दिन, 13 दिसंबर 1946 का डे आपको याद है ना? तब क्या हुआ था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस निकाले थे। अगर आपको नहीं याद है उसके बारे में, तो आप पिछली हमारी जो वीडियो है क्लास नंबर 1 ऑफ द इंडियन पॉलिटी, उसमें आप ये पढ़ सकते हो। एक्चुअली 13 दिसंबर को क्या हुआ था, जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पेश किए थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होने चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होना चाहिए, या ये कुछ बातें थी जो हमारी जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसने कब एक्सेप्ट की थी? वो की थी 22 जैन। ठीक है, 22 जैन 1947। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये सब एक्सेप्ट किया था, फिर ये डिसाइड हुआ कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे। मतलब वो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था, जो उस समय डेमोक्रेटिक मेजर्स के ऊपर काम कर रही थी, वो सब कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? क्लोजली स्टडी किया गया। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये भी एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ना, अराउंड 60 कंट्रीज के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था। ठीक है, टोटल कितनी? 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था। तभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल, ठीक है, 2 साल 11 महीने और कितने दिन लगे थे? वो लगे थे हमारे 18 दिन, है ना? अब देखिए, तभी इसको क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग। बैग ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या हो गया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने खुद ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। पर हमने उनको कॉपी नहीं किया हुआ है, जैसा वहाँ से उठाया वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल दिया। हमने उसको अपनी, हमारी जो इंडियन ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से चेंज किया। ठीक है, तभी हमने उसको उधार में लिया हुआ है, बैग ऑफ बोरिंग। चीज़ें हमने वहाँ से ली, पर उसको हमारी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हमने क्या किया? उसको ढाला हुआ है, या अपने हिसाब से उसको क्या किया हुआ है? चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ और याद रखना, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल जो बेस है, मतलब सही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट पहले पहले ही हमारे इंडिया में एक डॉक्यूमेंट लाया जा चुका था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल बेस क्या है? वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। देखिए, 1935 में ये आया, 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, और आपको पता है 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। इसके बीच की एक डेट आती है एक और, वो आती है 1946। तभी से तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था ना। तो फिर तभी हमें लगा कि यार, बाकी जगह रिसोर्सेज वेस्ट करना या टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, और इसी के ऊपर जो है एडिशंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब हमने क्या करना है? डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में करना है, कौन कौन सी कंट्री ने क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हमें कंट्रीब्यूट की है, वो तो आपको पता है। पर सबसे पहले चीज़ आएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, हमने इसमें से भी क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है, इसमें से क्या क्या लिया हुआ है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, जो हमारे देश में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स है ना, किसके बीच में? वो आती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में।
एक्चुअली देखिए हमारी इंडिया फेडरल कंट्री है, ये आपको पता होगा, आपने 9th या 10th के जो है फर्स्ट चैप्टर में ही ये पढ़ा होगा। ठीक है, फेडरलिज्म, शायद फेडरलिज्म सेकंड चैप्टर है, मेरे को भी याद नहीं है। देखिए फेडरल कंट्री एक वो कंट्री होती है जहाँ पर ना, देखिए जैसे हमारा देश बहुत बड़ा है, आपको पता है कितना बड़ा देश है हमारा, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी। अब देखिए क्या होता है यार, एक ही पर्सन जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पूरे देश को नहीं ना चला सकते। तभी हमने क्या किया, सेंटर, पूरे देश को चलाने के लिए सेंटर की सरकार रखी है और स्टेट्स को चलाने के लिए वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स रखी हैं। इसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है और ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। अब आता है एमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ये एमरजेंसी प्रोविजंस क्या होता है, जब हमारे देश में आपातकालीन स्थिति, जिसको एमरजेंसी आप तो नाम जानते ही होंगे ना, ये एमरजेंसी का कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया हुआ है। मतलब जो हमारे देश में नेशनल एमरजेंसी है ना, या फाइनेंशियल इमरजेंसी है, या प्रेसिडेंट रूल हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी बारी लगा हुआ है, ये कंसेप्ट हमारे देश में होना चाहिए। मतलब इसको, बात को ध्यान से देखना, हमने पहले सोचा कि ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ कहाँ से हमने ली इमरजेंसी के बारे में, ये हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, फिर आता है पब्लिक सर्विस कमीशंस का कंसेप्ट। पब्लिक सर्विस कमीशंस आपको पता ही है, जो क्या करती है हमारे देश में गैजेटेड लेवल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पोस्ट के जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। याद रखना, अगर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर आपसे ये पूछा जाए, हमारे देश में पीएससी का या एफपीएससी उसको कहते थे, जो यूपीएससी है ना, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बाद नाम दिया गया था एफपीएससी, मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। फिर हर स्टेट में जो है हेड होते हैं गवर्नर, ये कंसेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया हुआ है। हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम है ना, ये भी कंसेप्ट हमने वहीं से लिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कि कैसे एक आईएएस या आईपीएस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, ये भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया हमारा। अब आता है यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ बता दूं, दो कंट्रीज ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एक आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, दूसरा आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन का तो आप समझ सकते हो ना, ब्रिटेन का तो हमारे ऊपर क्या था, एक तरह का कॉलोनियल टाइम पीरियड था, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूएसए। यूएसए इसलिए क्योंकि यूएसए दुनिया की सबसे पहली कंट्री थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो है हमारी दुनिया को देने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखते हैं हमने यहाँ से क्या क्या लिया हुआ है। सबसे पहले आता है कंसेप्ट जो प्रीएम्बल है, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। प्रीएम्बल क्या होता है, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे सिंपल सी चीज़ है, अगर पूछा जाएगा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन पेज है, या जो पहला पेज आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, प्रीएम्बल है। फंडामेंटल राइट्स अभी आपको मैंने बताया था, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। जो अमेरिका है ना, ठीक है, अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स। ये आपको शायद नहीं पता होगा, और हमने इसका इंडिया में नाम चेंज करके क्या रख दिया, फंडामेंटल राइट्स नाम रखा। आगे समझ इसकी, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और अगर आपसे ये पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, वो आता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द, देखिए एक जगह हमने क्या लिया, हमने लिया फेडरेशन हमारे देश में होना चाहिए, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ये आ गया ना, फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का होना चाहिए, वो हमने लिया वहाँ से। अब फेडरल स्ट्रक्चर मतलब हमारे देश में सेंटर की सरकार होनी चाहिए, स्टेट की सरकार होनी चाहिए, और पंचायत म्यूनसिपैलिटीज होनी चाहिए। ये हमें आइडिया कहाँ से मिला था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, अब आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसको कहा जाता है वोटर्स। अगर आपसे ये पूछा जाए ना, हमारे देश में जो पीएम होता है, पीएम का इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, वो आते हैं हमारे देश की जनता। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज का सिंपल आपने मतलब याद रखना है, वोटर्स। इसका मतलब पीएम को वोटिंग कौन करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आएंगे, हम सब जो 18 साल के ऊपर होते हैं। फिर एक और चीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। आपको पता है पीएम जो है जुडिशरी को कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, एक जज को कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, ये वाला काम कर दो मेरा, या ये वाला काम कर दो, और जज अगर मना कर देता है, ठीक है, उसके लिए पीएम उसको सज़ा नहीं दे सकता। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, अमेरिका से। और उसी के साथ साथ सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या चीज़ है, आपको पता है हमारे देश में 3 जो है पिलर्स आते हैं गवर्नमेंट के। एक आता है लेजिस्लेचर,
ठीक है, एक आता है लेजिस्लेचर, दूसरा आता है हमारा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हमारा क्या आता है, जुडिशरी। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये हमारे पूरे देश को क्या करते हैं, चलाते हैं। और इनमें क्या क्या पावर्स की डिवीजन होनी चाहिए, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जब भी कोई लॉ निकाला जाता है ना, जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, हम सीधा किससे पूछने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट फिर गाइड करती है कि ये लॉ गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, उसी को कहा जाता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फिर ये एक और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपसे कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये पूछा जाए हमारे देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिस किसका है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिस किसका है, वो आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। पर अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्रेसिडेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिस क्यों है, क्योंकि हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इसका मतलब हमारे देश की जो आर्मी है ना, ठीक है, और जो नेवी है, और जो इंडियन एयर फोर्स है हमारी, इन तीनों के ऊपर अगर आपको पता होंगे हेड्स होते हैं, चीफ्स कहा जाता है उनको। जैसे हमारे जो एयर फोर्स होते हैं, इनके जो हेड होते हैं, इनको एडमिरल कहा जाता, सॉरी, मार्शल कहा जाता है। इन तीनों के ऊपर सीडीएस की एक पोस्ट है जो 2019 में बनी थी, और सीडीएस डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हमारे देश में कमांडिंग ऑफिसर आप कह लो तीनों आर्मीज के जो है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे देश में लॉ जो है ना वो किसी का पक्षपात नहीं करता या फेवरिज्म नहीं करता। जैसे सपोज करो किसी लॉ की सज़ा है, जैसे किसी कानून कोई गुनाह की सज़ा 5 साल, वो प्रधानमंत्री के ऊपर भी 5 साल ही एप्लीकेबल होगी, और एक जो आम नागरिक है उसके ऊपर भी ये 5 साल ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आता है दूसरा कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, वो आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में आपको पता है लोकसभा, ठीक है, वैसे तो पहले राज्यसभा आना चाहिए था, मैंने लोकसभा लिख दिया। लोकसभा और राज्यसभा हमारे देश में जो है ना, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पार्लियामेंट को बनाते हैं। ये हमारे देश में होनी चाहिए, और ये कंसेप्ट हमने पार्लियामेंट का कहाँ से लिया हुआ है, ये लिया है ब्रिटेन से। और इंडिया में एक और चीज़ याद रखना, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में ना पीएम की सरकार आती है ना प्रेसिडेंट की आती है, हमारे देश में कौन सी सरकार आती है, पार्लियामेंट की। ये कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। और आता है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हो गया, देखिए यार, जैसे कि आपके बड़े ऐसे रिलेटिव्स होंगे या आपके बड़े फ्रेंड्स होंगे जो इंडिया छोड़ के कनाडा या दूसरी कंट्रीज़ में क्या करें, यहाँ तो स्टडी करें या वर्क वीज़ा पे गए हुए हैं। सपोज करो 10 साल के बाद वो क्या होते हैं, कनाडा की परमानेंट उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। एक चीज़ याद रखना, जब उनको कनाडा की परमानेंट सिटीजनशिप मिलेगी ना, उनकी भारतीय नागरिकता उसी समय ख़त्म हो जाएगी। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपकी एक ही नागरिकता हो सकती है अगर आप भारत में पैदा हुए, और वो है भारतीय या इंडियन। अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो, आपकी सिटीजनशिप उसी समय क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ जो है ना, हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14th आर्टिकल है ये। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, हमारे देश में लॉ ही चलेगा, कोई पर्सनल पर्सन इसको नहीं चलाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो लॉ बनाए, जो लॉ बताएगा वही चीज़ें होंगी, और कोई चीज़ उसको जो है किसी पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब लॉ ही चलता है हमारे देश में। फिर आता है रिट्स। इसके बारे में आप अभी बस याद कीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 32 कहाँ पर आता है, फंडामेंटल राइट्स में। ये हमने अलग से करना है। ठीक है, फिर आता है स्पीकर की पोस्ट, हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैसे लॉ बनाए जाते हैं, कैसे लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर क्या करता है, लॉ बनाता है, ये हमने कंसेप्ट वहाँ से लिया हुआ है। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि लॉ ने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं। जैसे क्या होता है, कोर्ट केस होता है ना, आपको पता है किसी ने मर्डर किया उसको फांसी की सज़ा होगी, पर जकदम तो फांसी की सज़ा नहीं ना होती है, उसको सालों साल केस चलता है, क्योंकि लॉ ने ही वैसा लिखा हुआ है कि इसकी ये दिन ऐसे तारीख होगी, इस कोर्ट में ये केस जाएगा, ये जज ही खाली देख सकता है। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है काजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी आप बस ये याद कीजिए, जब मैंने आपको पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कराना है तो मैं आपको इसको बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा। फिर उसके साथ फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए यहाँ से 3 चीज़ें आती है, एक आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या लिया था, फेडरल स्कीम ली थी। यूएसए से हमने लिया था कि हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए।
अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई हमारे देश में फेडरलिज्म आ गया, देश फेडरल बन गया, पर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग लेगी। ये कहाँ से हमने कंसेप्ट लिया हुआ है? कनाडा से। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स आती हैं। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? कनाडा से। फिर उसके बाद रेजिडुअरी पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। फिर आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आयरलैंड कहा जाता है। आयरलैंड से हमने पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। जो फंडामेंटल राइट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी कहा जाता है इनको। ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। फिर एक और चीज़, अगर आपको पता होगा हमारे देश में 12 मेंबर्स जो होते हैं ना, ठीक है, हमारे देश में 12 मेंबर्स जो हैं वो क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखना, पर वो इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट का मतलब हो गया जिसके बिना पार्लियामेंट कभी स्ट्रांग खड़ी नहीं रह सकती। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? अपनी पावर को यूज़ करके कभी भी 12 मेंबर्स को आयरलैंड में राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। फिर लास्ट में आता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंसेप्ट है हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से, और इसको कहा जाता है पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम का मतलब हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है। फिर आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बस ही 2 ही चीज़ें ली हुई हैं। पहले लिया रिपब्लिक, हमारा देश रिपब्लिक है ना, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक हुए थे, ये कंसेप्ट हमने फ्रांस से लिया हुआ है। और उसके साथ आइडियाज़ जो हमारे प्रियम्बल के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये प्रियम्बल्स के जो वर्ड हैं ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। ठीक है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंसेप्ट लिया हुआ है कि कैसे ट्रेड किया जाता है पूरे देश में, स्टेट्स के बीच में। देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप केरला से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, आप पूरी तरह से मंगवा सकते हो क्योंकि आप इंडियन हो। ठीक है। हाँ, थोड़े से अलग अलग, और टैक्सेस आपको पता है, जीएसटी जब का आया हुआ है पूरे देश में एक ही टैक्स सिस्टम हो गया हुआ है। जो 2 स्टेट्स आपस में ट्रेड कैसे करती है ना, उनके ऊपर कौन कौन सा लॉ होना चाहिए, उसी को कहा जाता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री। कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट से अगर कोई क्या कर रही है? ट्रेड कर रही है, वो बैन नहीं है, पूरी तरह से इलीगल नहीं है, वो पूरी तरह से फ्री है। ठीक है। ये कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर उसके बाद इट इज़ द पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर, या जिसको आप क्या कह सकते हो? पार्लियामेंट। ठीक है। इट इज़ ए पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटेड ट्रीटीज। ट्रीटीज का मतलब होता है समझौते, इवन ऑन द मैटर्स और say द नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन। देखिए क्या होता है हमारे देश में, क्या है, सपोज करो किसी कंट्री के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप उनके साथ कौन सा एग्रीमेंट कर सकते हो, पर फिर भी हमारे देश में पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है जिससे वो पीस बनाने के लिए ना उस कंट्री के साथ किसी भी तरह के लॉ को चला सकती है उस समय। ठीक है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे देश में 4 तरह की लिस्ट आती है। पहले आती है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल। फिर आती है स्टेट, तीसरी आती है कॉन्करेंट, और 4th आती है रेजिडरी। ठीक है। एक्चुअली ये लिस्ट में क्या है? डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे सेंट्रल लिस्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट में 97 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें लिखा हुआ है कि ये खाली सेंटर ही इसके ऊपर लॉ बना सकती है। उसी तरह स्टेट लिस्ट में वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे स्टेट की सरकार अपनी स्टेट के लिए अलग कानून बना सकती है। कॉन्करेंट में क्या होता है? स्टेट वाले और सेंटर वाले मिलके क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। फिर आता है हमारे 2 लास्ट, अभी 3 बचे हुए हैं। पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। इसमें से सबसे ज़रूरी चीज़ आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है? सोवियत यूनियन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51 में है। और एक और चीज़, हमारे देश में 5 ईयर्स का प्लान जो है ना, ठीक है, 5 ईयर्स का जो प्लान है ये हमने कहाँ से लाया हुआ है? रशिया से। प्लानिंग कमीशन थी, उसी ने हमारे देश में 5-5 साल के प्लान लाए थे। जैसा पहला हमारा 5 ईयर प्लान था वो था ग्रीन एवोल्यूशन। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? सोवियत यूनियन, जिसको आज के टाइम पे रशिया कहा जाता है, और पहले इसको सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कहा जाता था। फिर आता है साउथ अफ्रीका। इधर से हमने लिया हुआ है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज लाना कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हैं उसको कहा जाता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की है। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर उसके बाद राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो आसान नहीं होते हैं।
राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। ये भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, साउथ अमेरिका से, सॉरी साउथ अफ्रीका से। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से हमने लिए हुए है एमरजेंसी पावर्स, ये नहीं आएगा, ये हमने कर लिया हुआ है। देखिए क्या है, हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ना, वहाँ से ली हुई है एमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब हमारे देश में कौन कौन सी तरह की जो है एमरजेंसीज होनी चाहिए, ठीक है। पर हमने रशिया से क्या लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स क्या है पूरी तरह से हमारे देश में जब इमरजेंसी लगती है ना वो आपसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। पहले तो लिखा हुआ है इमरजेंसी में क्या क्या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं, वो एक चीज़ ये आ गई। दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तब क्या होता है, सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। ये अभी हमने कर लिया था, ये मेरे से गलती से रशिया यहाँ पे लिखो के कॉपी हो गया था। अब लास्ट आता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो हमने जापान से लिया। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि हमारे देश पूरी दुनिया में खाली जापान ही उस समय एक ऐसी कंट्री थी जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ रखी हुई थी। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का फिर से वही मतलब हो गया कि कैसे लॉ ने आगे प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि यार क्या है, मतलब किसी ने मर्डर किया तो फांसी की सज़ा होगी उसको, पर ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले उसको पुलिस पकड़ेगी, उसके जो है चार्जशीट बनेगी, फिर कोर्ट में केस जाएगा, जज उसकी जो है डिसाइड करेंगे कि क्या ये केस सच में लीगल है या नहीं है। ये लंबा प्रोसीजर होता है ना, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, जापान से लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक भी आपका ख़त्म होता है जो था हमारा सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर कुछ आपको लगा होगा कि भाई इस वीडियो से मेरे को कुछ बेनिफिट मिला है, तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के आगे भी जो है शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे।